हम बात करेंगे फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। आज हमारा टॉपिक है फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? फोकस करना, वैसे कम न्यूमेरिकल बनते हैं इस पर, लेकिन फिर भी हमें समझना है। फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? when same amount of electric current same amount of electric current is passed same amount of electric current is passed through different electrolytic cell different electrolytic cell, then the masses of substance deposited or liberated at different electrode are directly proportional to their equivalent mass फोकस करना। फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कह रहा है आपसे? उसने कहा आप दो कंटेनर ले लीजिए, दो सेल ले लीजिए, या दो से ज्यादा सेल ले लीजिए। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली और दो से ज्यादा सेल ले ली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब आप दो या दो से ज्यादा एपरेटस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो सेम होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है वो सेम होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेम क्वांटिटी में फ्लो हो रही होती है, टाइम सेम हो रहा होता है। सीरीज कनेक्शन में चार्ज का फ्लो सेम होता है, जितना एक एपरेटस को मिलेगा उतना दूसरे एपरेटस को मिलेगा, जितना एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मिलेगा उतना ही दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मिलेगा। तो फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कह रहा है? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, सेम अमाउंट आप पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन सेल अलग अलग है, देन द मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, तो जितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो उसने कहा वो जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एक बार रिलेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलते हैं, मैं एक एग्जांपल से अगर आपको शो करूं कि ये आपकी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और मैंने यहाँ पर जिंक की रॉड लगा रखी है। किसकी रॉड लगा रखी है? जिंक की। मैंने प्लेटिनियम की रॉड नहीं लगाई है, मैंने ग्रेफाइट की रॉड नहीं लगाई है, मैंने मरकरी की रॉड नहीं लगाई है। अगर प्लेटिनियम की यूज करती तो इनर्ट होती, ग्रेफाइट की यूज करती तो इनर्ट होती, मरकरी की यूज करती फिर भी इनर्ट होती। लेकिन ये सेम मेटल की जब मैं इलेक्ट्रोड यूज करूंगी, सेम मेटल की रॉड जब मैं यूज करूंगी तो ये मेटल भी पार्टिसिपेट करेगी, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ये जो रॉड है ये भी मैंने जिंक मेटल की रॉड ली है। किसकी मेटल की रॉड ली है? जिंक मेटल की। अब ये हो गई मेरी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, ये मैंने दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले ली। इसमें मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी मैंने इनर्ट रॉड नहीं लगाई है, कोई रिएक्टिव मेटल की रॉड लगाई है, और रिएक्टिव मेटल की रॉड भी मैंने किसकी ले ली? कॉपर मेटल की। यहाँ पर मैंने कॉपर मेटल की रॉड लगा रखी है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बैटरी से एनोड और कैथोड को जोड़ते हैं। यस बेटा, एक बार दोबारा से देखो, क्या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है?
बेटा एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो, बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आयुषी, ठीक है। तो बेटा यहाँ मैं बैटरी से कनेक्ट कर रही थी, फोकस करो कि एनोड हमारा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, कैथोड हमारा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है, पर मुझे ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज कनेक्शन में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? सीरीज कनेक्शन में। तो हम कैसे जोड़ेंगे सीरीज कनेक्शन में? ये जो एनोड है ये आपका कैसा टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऐसा आईयूपीएसी नॉर्म्स में हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि एनोड हमें लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये भी आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका एनोड है, और ये आपका कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। सीरीज में जब हमें कनेक्शन करना है तो इसके पॉजिटिव को मैंने इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, इसके पॉजिटिव को मैंने इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, और इसके नेगेटिव को मैंने इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आई है, जो करंट हम पास कर रहे हैं, वो करंट दोनों ही सेल में सेम होगा। हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही सेल में जो टाइम यूज हो रहा होगा, जितने समय तक हम करंट पास करेंगे उतने ही समय तक इसमें करंट जाएगा, उतने ही समय तक इसमें करंट जाएगा। दोनों के लिए टाइम सेम है, दोनों के लिए करंट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए चार्ज भी सेम होना चाहिए, क्योंकि चार्ज होता है Q इज टू आई इंटू टी। तो दोनों ही सेल के लिए चार्ज भी हम कह रहे हैं कि सेम है। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं, मान के चलते हैं इस सेल में जिंक डिपॉजिट हो रहा है, मानकर चलते हैं सेल में जिंक डिपॉजिट हो रहा है, और जिंक जो डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है 6.35 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो रहा है इस वाली सेल में। डिपोजिशन कहां पर होगा? इस रॉड पर होगा, कैथोड वाली रॉड पर जिंक का डिपोजिशन होगा। और जिंक यहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहा है इस कंटेनर में, इस इलेक्ट्रोड पर जिंक सपोज डिपॉजिट हो रहा है 6.35 ग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस वाली सेल में जो कॉपर आयन, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन यहाँ से रिसीव करेगा, ठीक है। कहां से कनेक्शन हटा है बेटा? विशाल कहां से क्लियर करूं? बेटा ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। इस वाली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। अब यहाँ पर हम बैटरी लगाते थे, तो बैटरी हम कैसे कनेक्ट करते थे? बैटरी का पॉजिटिव वाला पोल एनोड से कनेक्ट होता था, और बैटरी का नेगेटिव वाला पोल जो है वो आपका कैथोड से कनेक्ट होता था। लेकिन अब मुझे ये दोनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगी? इसका पॉजिटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल के साथ, इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल के साथ, और इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारी सीरीज में कनेक्ट हो चुकी हैं। सीरीज में कनेक्ट होने पर हम ये कहेंगे कि जो करंट फ्लो करेगा वो सभी सेल्स, जितनी भी सेल्स आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, चाहे वो 2 कनेक्ट हो, चाहे वो 3 कनेक्ट हो, चाहे वो 4 कनेक्ट हो, तो वो जो करंट फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा, सेम टाइम तक फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चार्ज है, जब मेरा करंट सेम है, मेरा टाइम सेम है, तो मेरा चार्ज भी सेम होगा, I इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो चार्ज भी मेरा सेम फ्लो कर रहा होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो दो आयन होंगी, Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। यहां से जिंक रॉड एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होगी, तो जिंक का एक एटम Zn2 पॉजिटिव आयन बना रहा होगा, और वो दो इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पहुंच रहे होंगे। Zn2 पॉजिटिव यहां से कहा जाएगा? इस नेगेटिव वाले रॉड पर चला जाएगा, और जिंक यहाँ डिपॉजिट होगा। तो जो जिंक यहाँ पर डिपॉजिट होगा, सपोज करते हैं कि जिंक डिपॉजिट हो रहा है 6.35 ग्राम, सपोज मान लेते हैं कि जिंक डिपॉजिट हो रहा है 6.35 ग्राम, ठीक है। इस सेल पर आओ, यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे वो इस कॉपर आयन ने रिसीव करे, और कॉपर आयन ने दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर फॉर्म किया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। फोकस करना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मानकर चलती हूँ कि जो W है, जिंक डिपॉजिट हो रहा है, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इक्वल्स टू क्या होगा?
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज। याद करिए, हमने जब फेराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो फेराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन थी W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, और हम कह सकते थे W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जिंक कितना डिपॉजिट हो रहा है, जेड इंटू क्यू के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा होगा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा आपका डिपॉजिट मास डिपॉजिट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आ गया, जेड इंटू क्यू। फोकस करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जेड का एक फॉर्मूला बताया था, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। ठीक है, ये जेड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो डब्ल्यू जेड एन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड एन डिवाइडेड बाय फेराडे इनटू कर रखा है मैंने चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे ही आपने इक्वेशन नंबर सेकंड बना रखी है कॉपर के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट इनटू चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करूं, क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, अब इस F से ये वाला F आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, चार्ज सेम है तो ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। फोकस करना ध्यान से, ये मेरा जो फॉर्मूला आया है ये फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को इंडिकेट कर रहा है। क्या कह रहा है फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक बार दोबारा ध्यान से देखेंगे। When same amount of electric current is passed through different electrolytic cell, दोनों सेल अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, then the masses of substance deposited or liberated at different electrode are directly proportional to their equivalent mass। जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके इक्विवेलेंट मास के। जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके इक्विवेलेंट मास के। कब? जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करोगे, जब आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो सेम फ्लो कर रहा है, करंट सेम है, टाइम सेम है, चार्ज सेम है, तो मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at different electrode are directly proportional to their equivalent mass। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि फेराडे ने सेकंड लॉ में क्या बताया है? ठीक है, अब मैंने आपसे कहा सपोज मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिंक जो डिपॉजिट हो रहा है वो 6.35 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले ये देखिए कि जिंक जो डिपॉजिट हो रहा है 6.35 ग्राम, तो इसकी रिएक्शन लिखिए जरा, जिंक वाली रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn। Zn की डिपॉजिट होने के लिए जिंक का बनना जरूरी है, तो जिंक कब बनेगा, जब Zn2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और जिंक की फॉर्मेशन करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 1 मोल जिंक के डिपोजिशन के लिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है 1 मोल जिंक के डिपोजिशन के लिए, और 1 मोल जिंक का मास हमें पता है 63.5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज पास करने पर जो जिंक डिपॉजिट होगा वो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। यहां से हमने क्या पता कर लिया कि इतने कूलम चार्ज पर इतने ग्राम डिपॉजिट होगा। लेकिन मुझे पीछे को मैंने कितना एज्यूम किया है कि कितना जिंक डिपॉजिट हो रहा है, आपने अभी पीछे देखा कि जो जिंक डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है आपका 6.35 ग्राम।
तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना चार्ज फ्लो किया होगा। 63.5 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए चार्ज हुआ रिक्वायरमेंट 2 इंटू 96,500 कुलाम। तो 6.35 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? तो 2 इंटू 96,500 इंटू 6.35 डिवाइडेड बाय 63.5 इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। यहां से मुझे चार्ज पता चल जाएगा कि जिंक के 6.35 ग्राम डिपॉजिट होने में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। वही चार्ज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पहुंच रहा होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, चार्ज तो हमारा सेम है। तो अगर मुझे कॉपर के लिए बात करनी है तो मैं क्या करूंगी, कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा। कॉपर के डिपॉजिशन में Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया होगा और कॉपर की फॉर्मेशन की होगी, राइट बेटा। सॉरी, यहाँ जिंक का जो मास है वो 65.5 है, 65.5 मैंने गलत लिख दिया है, 65.5। यहां से आप चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। कॉपर, यहां पर मुझे कॉपर को फॉर्म करना है, तो Cu2 पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और क्या फॉर्म किया, कॉपर। यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तब 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, और 2 मोल का मतलब है 2 इंटू 96,500 कुलाम जब चार्ज फ्लो करेगा तब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि 1 मोल कॉपर का मास 63.5 ग्राम होता है, राइट। अब यहां से मैंने जो चार्ज निकाला है उस चार्ज पे मुझे कॉपर पता करनी है, तो इस चार्ज को फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ये कितना आ रहा है। एक बार इसको कैलकुलेट करके बताओ, 2 इंटू 96,500 इंटू 6.35 डिवाइडेड बाय 65.5। यस बेटा, रिपीट अगेन। 710.68 इतने कुलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट है। कितना जिंक डिपॉजिट करने के लिए, 6.35 ग्राम जिंक को डिपॉजिट करने के लिए इतने कुलाम की रिक्वायरमेंट है, और इतना कुलाम चार्ज ही नेक्स्ट सेल में जा रहा होगा। तो इतना चार्ज अगर मैं कॉपर वाली सेल को दूं तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, इतने चार्ज पर इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो इतने चार्ज पर कितना डिपॉजिट होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 18710.68 कुलाम चार्ज को अगर हम फ्लो कराएं तो मेरे पास कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, 18710.68 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500 कुलाम, 96,500। तो यहाँ से मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा, इतने ग्राम आपके पास कॉपर डिपॉजिट होगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने बच्चों को पैटर्न समझ में आ गया फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये कंसेप्ट। क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक, क्या मेरी आवाज क्लियर हो रही है। एक बार हैंड रेस करके मुझे फटाफट से बता दीजिए कि कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है। 18 स्टूडेंट्स ने अभी हैंड रेस किया है, 20, 21, 22, 23 स्टूडेंट्स। किसको क्लियर नहीं हुआ है, बबीता, सोनिया, मानसी। सोनिया नॉट क्लियर बेटा, सोनिया नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको जरा फॉर्मूले के व्याप पर देखते हैं। जो मुझे फॉर्मूला फेराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से मिला उसमें हम इसे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होगा मास डिपॉजिट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिट बाय कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, जो आंसर मेरा यहां से आएगा वही आंसर मेरा यहां से आना चाहिए। जिंक कितना डिपॉजिट बता रहा था, जिंक बता रहा था 6.35 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो रहा है। मुझसे पूछ रहा है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये मुझे बताना है। इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक,
जिंक का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? जिंक का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास और सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, जो इसका चार्ज है। तो जिंक का जो मास है वो है 65.5 और इसको अगर मैं इसके चार्ज से डिवाइड कर दूं तो इसका चार्ज है 2। 65.5 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास जिंक का। कॉपर का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो क्या होता है आपका 63.5 डिवाइडेड बाय कॉपर का चार्ज कितना है, जनरली जो कॉपर का चार्ज है वो भी कितना है 2। तो ये जो आपका यहां से आंसर निकल कर आएगा वो इस आंसर से मैच करेगा, चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं, मैं इसको ऐसा लिख दूं, मास ऑफ जिंक रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, मैं इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब अगर मेरे पास 3 सीरीज कनेक्ट होती तो मैं क्या करूंगी, W1 रेशियो W2 रेशियो W3 इज इक्वल टू E1 रेशियो E2 रेशियो E3। अब जितनी भी सेल्स आप आपस में कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने एक सेल को कनेक्ट किया, 2 सेल को कनेक्ट किया, तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। मुझे 3 सेल को कनेक्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, W1 जो भी सब्सटेंस है W2 रेशियो W3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 सब्सटेंस रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ 2 रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ 3। आप कितनी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे किसी एक का भी पता है, एक का चार्ज पता हो या किसी एक का मास पता हो, तो मैं दूसरे का पता कर सकती हूँ कि दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितना सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सबको क्लियर हो गया होगा। क्या फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सबको क्लियर है? आप लोगों की आवाज अगर आएगी तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करूंगी, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं और एग्जांपल आपको बता सकती हूँ। तो मुझे क्लियर करो कि क्या एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूं या नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करूं। एक एग्जांपल और डिस्कस करूं, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट इज ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और आपके लिए ले लेते हैं। क्वेश्चन है सपोज दैट 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं आपस में कनेक्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C, सेल का नाम दिया है A, B, C, containing electrolytes जिंक सल्फेट। जो पहली वाली सेल है A सेल, उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जो B वाली सेल है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और जो आपकी C वाली सेल है उसमें आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी डिफरेंट है। CuSO4 सॉल्यूशन respectively were connected in series। जब भी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात होगी, या तो वो कहेगा सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हिंट देगा आपको क्वेश्चन में, या सीरीज कनेक्शन की बात करेगा। तो कोई ना कोई हिंट आपको क्वेश्चन में मिलेगी जिससे ये पता चल जाए कि ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। आगे कह रहा है अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1.5 एम्पियर was passed through them। उसने कहा कि 1.5 एम्पियर का करंट हम पास कर रहे हैं, जितनी भी सेल्स आपस में कनेक्ट है सब में 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर was deposited at cathode। अब उसने आपको एक सेल में
किसी एक एलिमेंट का मास कितना डिपॉजिट हो रहा है ये बता दिया। अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ बी, एट द कैथोड ऑफ बी, जो हमारी बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी उसमें ही सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, उसके सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन ब्रेक हुआ Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, Ag पॉजिटिव कैथोड पर पहुंच के सिल्वर का डिपोजिशन कर रहा है, कितना कर रहा है 1.45 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, डिड द करंट फ्लो, कितने लंबे समय तक करंट फ्लो करेगा। एक तो आपसे ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, और कॉपर और जिंक का मास कितना डिपॉजिट होगा, आपसे ये पूछ रहा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फुलफिल कर रही है। ठीक है, हमें जो डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो सिल्वर है वो 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। कितना डिपॉजिट हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर इज 1.45 ग्राम, तो WAG इज इक्वल टू 1.45 ग्राम, मास डिपॉजिटेड ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 1.45 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन है करंट आई आपको बता रहा है 1.5 एम्पियर, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा। बाकी उसने कहा क्वेश्चन में तीनों सेल आपस में कनेक्टेड है। सिल्वर को ही उठा लो, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी इंफॉर्मेशन से चलते हैं। Ag पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया होगा तभी तो Ag की फॉर्मेशन हुई होगी। Ag के फॉर्मेशन में जनरल इंफॉर्मेशन देखी जाए तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो किया होगा तब 1 मोल Ag डिपॉजिट हुआ होगा। 1 मोल का मतलब है 96,500 कूलाम। जब चार्ज फ्लो हुआ होगा तब आपका सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल, और 1 मोल सिल्वर मास इज 108 ग्राम। इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा इतने कूलाम चार्ज को फ्लो करने पर। ठीक है, अब मुझे पता है कि 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है व्हेन 96,500 कूलाम चार्ज इज पास, और कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, इतने कूलाम पे इतना डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें बता रहा है कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, हम यहाँ से चार्ज पता कर लेंगे। तो चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास में 1.45 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 108। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितने कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। 1000 1200 95.60 कुलाम, यानी कि इतने ग्राम को डिपॉजिट होने में इतने कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा होगा। अब यही चार्ज जिंक की सेल में जा रहा होगा, यही चार्ज आपकी कॉपर की सेल में जा रहा होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, सीरीज कनेक्शन है। अब आपको क्या पता करना है, सबसे पहले आप टाइम पता कर लीजिए, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। मेरे पास I गिवन है, चार्ज मुझे पता चल गया कि इतना चार्ज मेरी सेल्स में फ्लो कर रहा है। टाइम मैं यहाँ से पता कर लूंगी, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय I। चार्ज कितना है 1295.60 डिवाइडेड बाय करंट है आपका 1.5 एम्पियर। यहां से फटाफट से आप मुझे इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ तो आपके पास टाइम आ जाएगा। कितनी आ रही है वैल्यू बेटा, ये गुलाम में ये एम्पियर में कितना आ रहा है बताइए आंसर, 8,863.7। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो टाइम है इसकी यूनिट क्या आई होगी, कोई मुझे बताएगा कि इसकी यूनिट क्या आई होगी, कोई मुझे बताएगा यूनिट क्या आई होगी। यस, आपको चार्ज किस में आई होगी, किसने बताया ये आंसर, हु इज स्पीकिंग, कौशलेंद्र कैसे पता चला सेकंड में, क्या चीज थी,
आपको चार्ज जो दे रखा है वो कूलाम में दे रखा है, आपका करंट एम्पियर में दे रखा है, तो ये जो टाइम आया ये सेकंड में कैसे आया? अच्छा, इसके अलावा कोई और बताएगा कौशलेंद्र के अलावा? कौशलेंद्र के अलावा कोई और बताएगा कि ये सेकंड में कैसे आया? नहीं, ये तो बचने वाली बात हो गई ललित। ये तुमने जो आंसर दिया ये तो बचने वाला तुमने एक आंसर दे दिया। मैं तो यहाँ पूछ रही हूँ, गुलाम पर एम्पियर टाइम हो जाता है, गुलाम पर एम्पियर किसके इक्वल है? सेकंड के। गुलाम पर एम्पियर सेकंड के इक्वल है, तो आप इसे सेकंड में लिख सकते हैं। 863.7 सेकंड आपके पास टाइम आ गया कि इतने समय तक आपकी सेल में करंट इतने गुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, इतने समय तक फ्लो कर रहा है। अब आपके पास में टाइम आ चुका है, क्या पता करना है आपको? व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अब आपको कॉपर का मास पता करना है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पता कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी है सिंपल पता करने के लिए। कैसे पता करेंगे? कॉपर के केस में रिएक्शन लिख लो कि कॉपर कैसे डिपॉजिट हुआ होगा। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, कॉपर की फॉर्मेशन हुई होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तब 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, और 2 मोल का मतलब है 2 × 96,500 गुलाम चार्ज जब हम फ्लो करेंगे तब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। लेकिन चार्ज कितना फ्लो कर रहा है सेल में? चार्ज फ्लो कर रहा है 1295 गुलाम जब चार्ज फ्लो करेगा तब कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं 1295.60 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96,500। या तो मैं ऐसे कर लूं, या फिर मैं सीधा फॉर्मूले में पुट करके रख लूं, मेरे पास कॉपर का मास निकल कर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप जिंक का मास कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 1295.60 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96,500, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है? बताइए फटाफट से, कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है? यस, 0.426 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगर जिंक के केस में भी आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से देख लीजिए जिंक कैसे फॉर्म होगा। Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके जिंक की फॉर्मेशन करेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा। क्या सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? क्योंकि मेरी अब दिखाई दे रही होगी बेटा, आप सबको क्लियर दिख रही है? ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने पर 1 मोल जिंक डिपॉजिट होता है। 2 × 96,500 गुलाम पास करने पर 65.5 ग्राम जिंक डिपॉजिट होता है। तो अभी हमने पीछे जो चार्ज निकाला था जो आपकी तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो कर रहा था वो था 1295.60 गुलाम चार्ज जब हम फ्लो करेंगे तो कितना जिंक आपका डिपॉजिट होगा? तो डिपॉजिट मास ऑफ जिंक इक्वल्स टू 1295.60 इंटू 65.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96,500 गुलाम। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको
तो आई थिंक जिंक कितना डिपॉजिट होगा आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप जिंक का मास कैलकुलेट कर लेंगे कितना डिपॉजिट होगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। यस। अच्छा ठीक है, अब सबको क्लियर आवाज आ रही है? बेटा फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है मास। 0.04 0.4, आगे कुछ नहीं आ रहा। 0.41 ग्राम, 0.44, बस ठीक है। 0.44 ग्राम आपका क्या डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक। अब सबको क्लियर है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? क्या सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का? हो जाएंगे क्वेश्चन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के? ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां तक आपका आज खत्म हो चुकी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम नया टॉपिक साथ के साथ यहाँ स्टार्ट करेंगे, वो मैं डिस्कस करूंगी, कुछ कमर्शियल बैटरीज आपके साथ डिस्कस करूंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? शिप्रा बोल रही हो? बाकी सबको भी नहीं दिखाई दे रहा है या शिप्रा को दिखाई नहीं दे रहा सिर्फ? बाकी सबको दिख रहा है? शिप्रा दोबारा ज्वाइन करो बेटा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं बैटरीज की। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में बैटरी। वो बैटरीज जो आप देखते हैं आपके घर में, जो वॉच में जो सेल हम डालते हैं, या रिमोट में जो सेल डाल रहे हैं, या फिर आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो भी एक बैटरी है। आप देखते हैं आप जो एफएम रेडियो वगैरह, जो ट्रांजिस्टर वगैरह है, उसमें भी हम बैटरी सेल यूज करते हैं। तो उनकी वर्किंग कैसे है, उनके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रही है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है इस टॉपिक में से। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है? फोकस की रिक्वायरमेंट है बस इस टॉपिक में। तो आपका टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रही हूँ बैटरीज। अब सबसे पहली बात अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, बैटरीज में होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है और रिडॉक्स रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। बैटरी में हो क्या रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये पूरा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड था। आप देखेंगे लास्ट ईयर जो हमारा चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, उस पर पूरी तरीके से ये चैप्टर बेस्ड था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी बैटरीज में होने वाली रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन को हम किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी सेल या बैटरी हम पढ़ेंगे, उसमें जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। उन रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो बैटरी है आपके पास, वो बैटरी है आपके पास दो टाइप की। आपको कितने टाइप की बैटरी पढ़नी है, दो टाइप की। एक तो बैटरी आप पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी। कौन सी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। एक तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी और सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी और सेकंड हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरी। तो बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो बैटरीज होती हैं जो आप देखते हैं एक समय के बाद काम करना बंद कर देती है। जैसे आप अपनी वॉच में जो सेल डालते हैं, वो सेल एक
थोड़े समय तक जो उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है उस समय तक वो चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरी वो बैटरी है जो नॉन रिचार्जेबल है, जो दोबारा से रिचार्ज नहीं होती। दो सेल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर ओनली वंस, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है बस एक बार होती है, विच बिकम डेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एक पीरियड के बाद आप देखते हैं कि वो सेल या बैटरी डेड हो जाती है, दोबारा से हम उसे रीयूज नहीं कर सकते, आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी जो है वो आपकी नॉन रिचार्जेबल बैटरी है। कैसी बैटरी है? नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल बैटरी आपकी किस में आएंगी? प्राइमरी बैटरी में। हम इसको बैटरी के साथ सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, टू और मोर देन टू सेल्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म अ बैटरी। तो मैं बैटरी कहूँ, कहीं कहीं बुक में सेल लिखा हुआ है। तो प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी बैटरी जो आपकी होती है वो रिचार्जेबल होती है, मतलब आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये वाली बैटरी आपकी चार्जेबल है। आप जैसे देखते हैं मोबाइल की बैटरी चार्जेबल है, आप देखते हैं आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो चार्जेबल है। तो बैटरीज कितने टाइप की हैं बेटा? दो टाइप की, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को हम नॉन रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं और सेकेंडरी बैटरी को हम चार्जेबल बैटरी बोलते हैं, जो चार्ज हो जाती है। अब प्राइमरी बैटरी हमारे सिलेबस में दो टाइप की है। एक तो हमारे सिलेबस में प्राइमरी बैटरी है लेक लेंचे सेल। कौन सी सेल? लेक लेंचे सेल। लेकलेंचे सेल का एक और नाम होता है ड्राई सेल। हो सकता है क्वेश्चन ड्राई सेल से पूछे, हो सकता है क्वेश्चन लेकलेंचे सेल से पूछे। दूसरी प्राइमरी बैटरी है मरकरी सेल। मरकरी सेल, और इसका दूसरा नाम होता है बटन सेल। कौन सी सेल? बटन सेल। मरकरी सेल का दूसरा नाम है बटन सेल और लेकलेंचे सेल का दूसरा नाम है ड्राई सेल। दोनों ही ये सेल और दोनों ही ये बैटरी प्राइमरी बैटरी से रिलेटेड है, ये नॉन रिचार्जेबल है, हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। बटन सेल से मतलब मेरा है, आपने देखा होगा जो हैंड वॉच होती है उसमें एक बटन टाइप का सेल जो होता है उसको मरकरी सेल बोलते हैं। जो एक बटन टाइप का गोल सा सेल होता है उसे हम बटन सेल बोलते हैं, जिसे हम दूसरे टर्म में बात करें तो मरकरी सेल कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी हमें दो पढ़नी है, लेकलेंचे सेल, इसका अनदर नेम है ड्राई सेल, और मरकरी सेल, इसका दूसरा नाम है बटन सेल। अब सेकेंडरी बैटरी वैसे तो हमें दो टाइप की पढ़नी है, लेकिन मैं आपको फिर भी तीन टाइप की बैटरी डिस्कस करूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपकी सिलेबस में से वैसे तो हट चुकी है, एक सेकेंडरी बैटरी का एक पार्ट हट चुका है, लेकिन फिर भी अभी एनसीईआरटी बुक में से हटा नहीं है, सिलेबस से हट गया है, लेकिन बुक में अभी भी वो लिखा हुआ है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास सेकेंडरी बैटरी हम डिस्कस करेंगे वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज जो बैटरी है ये बिल्कुल इन्वर्टर जैसे इसकी फंक्शनिंग है। हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में इन्वर्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है। और सेकेंड हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल। ये दोनों हमारे सिलेबस में अभी भी है, अभी भी हमारे सिलेबस से नहीं हटी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो तीसरी वाली है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल बुक्स में अभी भी लिखी हुई है, लेकिन अब ये आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आती है। जब हम इतना समझेंगे तो दो रिएक्शन इसकी भी समझ लेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल एंड निकिल कैडमियम सेल आर द सेकेंडरी बैटरी। ये तीनों बैटरी ऐसी हैं जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल है, लेकिन प्राइमरी बैटरी हमारी रिचार्जेबल नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए? ठीक है, अब सबसे पहले हम प्राइमरी बैटरी को डिस्कस करेंगे। मैं फिर अगेन रिपीट कर देती हूँ, प्राइमरी बैटरीज आर दोज बैटरी इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन ओनली एक ही बार चलती है, और आफ्टर सम टाइम दिस सेल या दिस बैटरी बिकम्स डेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम and called be reused are called primary cell and cannot be reused are called primary cell। ये reuse नहीं हो सकती हैं, हम इसको एक बार यूज होने के बाद फेंक देते हैं, बच्चे तोड़ कर देख लेते हैं, इसके अलावा हम इसका कुछ और नहीं करते हैं। ठीक है, और दो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करे, लेकलेंचे सेल और मरकरी सेल। तो सबसे फर्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेकलेंचे सेल। तो देखते हैं अबाउट लेकलेंचे सेल।
अब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात को फोकस करना, दिमाग में एंटर करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि जितनी भी बैटरी या सेल के बारे में हमें पढ़ना है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 7-8 टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए। उनमें से किसी एक टॉपिक पर सिंगल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर पूरा आपसे कहेगा कि बैटरी को पूरी तरीके से डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक वो आपसे पूछेगा, वो टॉपिक एक बार मैं आपको बता दूं। हो सकता है सबसे पहले वो आपसे ये पूछे कि आप मुझे ये बताइए कि जो प्राइमरी सेल है या जो सेकेंडरी सेल है वो किस टाइप की है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसका टाइप कैसा है। तो फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ सेल। तो एक इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये होनी चाहिए कि सेल का टाइप कैसा है, ये आपको पता हो। दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे ये पूछी जा सकती है कि एनोड किसका बना है, एनोड के बारे में बताइए कि एनोड किसका बना हुआ है। तीसरी इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ सकता है कि कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है, प्लेटिनियम का बना है, या किसी रिएक्टिव मेटल का बना है। तो कैथोड किसका बना है, एनोड किसका बना है, टाइप ऑफ सेल कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल है। इसके अलावा फोर्थ नंबर टॉपिक आपसे पूछ सकता है रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो लिखकर बताइए। पांचवा नंबर टॉपिक आपसे पूछ सकता है रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो बताइए। ठीक है, 6 नंबर टॉपिक आपसे डिस्कस कर सकता है कि ओवरऑल सेल की रिएक्शन बता दीजिए। सिर्फ ना तो मुझसे आपसे पूछेगा एनोड की रिएक्शन, ना कैथोड की रिएक्शन पूछेगा, आपसे पूछ सकता है ओवरऑल सेल रिएक्शन। आप सिर्फ मुझे ओवरऑल सेल रिएक्शन बता दीजिए, ऐसा भी पूछ सकता है। 7th नंबर वो आपसे इंफॉर्मेशन में पूछ सकता है कि जो आपकी सेल है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। 8th नंबर टॉपिक आपसे पूछ सकता है कि आपकी जो सेल है उसके वोल्टेज कितने हैं, उसके वोल्टेज कितने हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं वोल्टेज में, तो जो प्राइमरी सेल होती है उनके वोल्टेज फिक्स होते हैं, एक समय पर जाकर वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और आप उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी जो बैटरी है, जो सेल है, उनके वोल्टेज फिक्स नहीं होते, वो बदलते चेंज होते रहते हैं। लेकिन प्राइमरी के वोल्टेज फिक्स हो सकते हैं, होते हैं। और प्राइमरी भी मैं आपसे पूछ सकता है कि लैक्लेंचे सेल के वोल्टेज बताओ या मरकरी सेल का वोल्टेज बताओ कितना होता है। और आपसे यहाँ पर इसके अलावा जो 9th नंबर में आपसे पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ वो आपसे यूज पूछ सकता है कि लैक्लेंचे सेल कहाँ यूज होता है, या मरकरी सेल आपका कहाँ यूज होता है, या लेड स्टोरेज बैटरी आपकी कहाँ यूज होती है। तो ये जो मैंने आपके पास 9 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन हर सेल की पता होनी चाहिए। हो सकता है इन सबको कंबाइंड करके आपसे कहे कि सब कंबाइंड करके मुझे एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर दे दो, या फिर वो किसी एक पार्ट को आपसे पूछ सकता है कि लैक्लेंचे सेल का यूज बताइए, सिर्फ लैक्लेंचे सेल का वोल्टेज बताइए, लैक्लेंचे सेल में यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट बताइए, लैक्लेंचे सेल की ओवरऑल सेल रिएक्शन बताइए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई है? ये जो मैंने 9 टॉपिक्स आपके पास में लिखे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास एट लीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी सेल हम पढ़ेंगे उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक बार देखेंगे। वोल्टेज जो मैं फिक्स वाली बात कर रही हूँ वो सिर्फ प्राइमरी सेल के लिए बात करूंगी, सेकेंडरी में मैं वोल्टेज की बात नहीं करूंगी क्योंकि वहां फिक्स नहीं होते। बाकी 8 टॉपिक मैं आपसे सेकेंडरी सेल में भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब काम करेंगे लैक्लेंचे सेल को, प्राइमरी सेल को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि प्राइमरी सेल को डिस्कस करने में टाइम लग जाएगा, लैक्लेंचे सेल समझने में टाइम लगेगा, मरकरी सेल समझने में टाइम लगेगा, और हमारे पास अभी सिर्फ रिमेन है 5 मिनट, और आफ्टर योर क्लास मेरी एक और क्लास है अभी। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। अगर सबको क्लियर है तो आप लोग एक मैसेज से मुझे बता दीजिए, जिससे कल मैं फिर आपके साथ में